नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के भूगोल से जुड़े कुछ शानदार नोट्स और इन्फोग्राफिक्स हैं। हमारा मिशन है भारत को एक नए नजरिए से देखना, सैटेलाइट व्यू से शुरू करके इसकी सीमाओं को टटोलते हुए और फिर देश के बीचों बीच से गुजरने वाली उन अदृश्य रेखाओं को समझना जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ स्कूल की किताबों वाले फैक्ट्स नहीं हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत का मौसम, इसकी राजनीति और दुनिया में इसकी जगह इतनी अनोखी क्यों है। तो चलिए इस नक्शे पर एक सफर शुरू करते हैं। चलें शुरू करते हैं एकदम टॉप लेवल व्यू से। दुनिया के ग्लोब पर भारत कहाँ है? हम सुनते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम दुनिया को दो हिस्सों में बांटें, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी हिस्से में है। ओके। और अगर हम इसे ग्रीनिच रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन से पूर्व और पश्चिम में बांटें, तो भारत पूरी तरह से पूर्वी हिस्से में है। इसीलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अच्छा, और महाद्वीपों के लिहाज से ये एशिया के दक्षिणी भाग में है? जी, एशिया के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर, एक बड़े प्राय द्वीप की तरह। और इसकी आकृति अगर आप देखें तो एक तरह से चतुष्कोणीय है, मतलब क्वाड्रेंगुलर। और इसकी एक खास पहचान भारतीय उपमहाद्वीप के तौर पर भी है। क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक नाम है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, ये एक बहुत ही मजबूत भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई है। जरा सोचिए, उत्तर में हिमालय की एक विशाल दीवार है जो इसे बाकी एशिया से लगभग काट ही देती है। हाँ, ये तो है। और इस दीवार के अंदर 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और समुद्र में हमारे 2 पड़ोसी, श्रीलंका और मालदीव। इन सब की संस्कृति और इतिहास हजारों सालों से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसकी लोकेशन समझ ली। अब आते हैं इसके आकार पर। हम सब जानते हैं भारत एक विशाल देश है, लेकिन आंकड़ों में ये कितना विशाल है? इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। 32,87,000। इसे आसान भाषा में लगभग 33 लाख कह सकते हैं। बिल्कुल, या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और ये आंकड़ा जो है, ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है। सिर्फ 2.4%? सुनने में तो काफी कम लगता है। हाँ, लेकिन इसी 2.4% जमीन पर दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। 17.5%? मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। एकदम। और क्षेत्रफल के लिहाज से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। 7वें? तो हमसे बड़े कौन कौन से देश हैं? हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं: रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद 7वें नंबर पर भारत आता है। और हमारे ठीक बाद 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। चीन और यूएसए के आकार को लेकर अक्सर कुछ कंफ्यूजन रहता है। क्या हमारे स्रोतों में इस पर कोई जानकारी है? हाँ, ये एक दिलचस्प बारीकी है। अगर हम कुल क्षेत्रफल यानी जमीन और पानी दोनों को मिला दें, तो यूएसए चीन से थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा। जी, लेकिन अगर सिर्फ जमीन के हिस्से को देखें, तो चीन का भूमि क्षेत्र अमेरिका से ज्यादा है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप माप क्या रहे हैं। चलिए अब ग्लोब से जूम इन करके भारत के नक्शे कराते हैं। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये शब्द थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। अक्षांश यानी लैटिट्यूड वो रेखाएं हैं जो नक्शे पर लेटी हुई होती हैं और बताती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। ओके। भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत लगभग 30 डिग्री का फासला तय करता है। ये तो बहुत बड़ा फैलाव है। बिल्कुल। और इसी फैलाव का सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है। दक्षिण में कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के करीब है, जहां साल भर गर्मी रहती है। और उत्तर में लद्दाख हिमालय के पास है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। सही है। एक ही देश में इतनी ज्यादा जलवायु विविधता इसी अक्षांशीय फैलाव की देन है। जी, और अगर हम अपने द्वीपों को भी शामिल कर लें, मतलब अंडमान निकोबार को, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड का क्या, जो खड़ी रेखाएं होती हैं? देशांतर हमें ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की स्थिति बताते हैं।
भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यहाँ भी लगभग 30 डिग्री का ही फैलाव है। और इसका सबसे बड़ा असर हमारे समय पर पड़ता है ना? मैंने पढ़ा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में करीब 2 घंटे का अंतर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 30 डिग्री के देशांतरीय फैलाव का मतलब है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग चुका होता है, गुजरात में तब भी रात होती है। सूरज को पृथ्वी के एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 30 देशांतर पार करने में 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का फर्क। वाह! इस पर हम आगे और बात करेंगे। तो इस विशाल फैलाव के 4 कोने भी होंगे। भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन से हैं? जी, ये जानना बहुत दिलचस्प है। सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल, लद्दाख में। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है। इंदिरा कौल। सबसे पश्चिम में है गौर माता या गुहर मोती, गुजरात के कच्छ में। और सबसे पूर्व में? सबसे पूर्व में है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। कहते हैं भारत में सूरज की पहली किरणें यहीं पड़ती है। और दक्षिण में 2 बिंदु हैं, जैसा आपने बताया था। जी, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें, जिसमें द्वीप भी शामिल हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। वैसे 2004 की सुनामी में ये डूब गया था, लेकिन आज भी इसे ही सुदूर बिंदु माना जाता है। और इन कोनों के बीच की असल दूरी कितनी है? मतलब अगर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेखा खींचूं, तो वो कितनी लंबी होगी? इंदिरा कौल से कन्याकुमारी, यानी उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। और किबिथू से गौर माता, यानी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। मतलब भारत उत्तर से दक्षिण में ज्यादा लंबा है, करीब 281 किलोमीटर ज्यादा। ये तो हुई देश की बाहरी लंबाई चौड़ाई, लेकिन इस विशाल विस्तार के अंदर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आज इसे कैसे बांटा गया है? आज भारत को प्रशासनिक रूप से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हाल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिन्हें जानना जरूरी है। हाँ, जम्मू कश्मीर वाला। जी, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। और एक और बदलाव दमन दीव और दादरा नगर हवेली को लेकर भी हुआ था, सही कहा? जी हाँ, जनवरी 2020 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक बना दिया गया। इससे प्रशासनिक काम आसान हो गया। अब जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? इसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक भी है शायद? हाँ, एक मजेदार ट्रिक है। राम महान उत्तम। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र और उत्तम से उत्तर प्रदेश। राम महान उत्तम, ये बढ़िया है। और सबसे छोटे? सबसे छोटा राज्य है गोवा, उसके बाद सिक्किम और फिर त्रिपुरा। और केंद्र शासित प्रदेशों में? वहाँ कहानी अलग है। सबसे बड़ा है लद्दाख, जो अब कई राज्यों से भी बड़ा है। और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर का है। जिलों की बात करें तो देश के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। देश का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ, एक विशाल रेगिस्तानी इलाका। दूसरे नंबर पर? लद्दाख का लेह है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा जिला है पुदुचेरी का माहे। ये सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर का है और केरल से घिरा हुआ है। सोचिए, एक तरफ कच्छ जैसा विशाल जिला और दूसरी तरफ माहे जैसा छोटा सा कस्बा। अब उन 2 काल्पनिक रेखाओं की बात करते हैं जिनका आपने जिक्र किया था, जो भारत के नक्शे के ऊपर से गुजरती हैं लेकिन हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। बिल्कुल, ये अदृश्य रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। जी हाँ, इसके उत्तर का हिस्सा उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल और दक्षिण का हिस्सा उष्ण यानी ट्रॉपिकल जलवायु वाला माना जाता है। सरल शब्दों में इसके दक्षिण में मौसम ज्यादातर गर्म और उमस भरा रहता है, जबकि उत्तर में मौसम के मिजाज ज्यादा बदलते हैं। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो क्रम है गुजरात, फिर राजस्थान, जहां इसकी लंबाई सबसे कम है। बिल्कुल,
फिर मध्य प्रदेश जहां सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और झारखंड की राजधानी रांची इस रेखा के सबसे नजदीक बसा हुआ शहर है। सही कहा। और अब उस रेखा की बात जिसने गुजरात और अरुणाचल के 2 घंटे के अंतर को खत्म कर दिया, भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, भारतीय मानक समय यानी IST रेखा। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जी, यह रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर से गुजरती है और इसी रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश की घड़ियों में सेट किया जाता है। इसीलिए हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल। और ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ, इसकी एक ट्रिक है। यूपी में छतरी उड़ी आधी। आहा, ये मजेदार है। वाह, तो ये दोनों लाइनें असल में एक दूसरे को काटती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ये बस नक्शे पर अलग-अलग खींची होती हैं। ये तो किसी खजाने के नक्शे जैसा लगता है। कहाँ है ये जगह? ये एक बहुत ही रोचक भौगोलिक बिंदु है। इन दोनों रेखाओं का मिलन बिंदु छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, पहले कोरिया जिले का हिस्सा था, भैंसा मुंडा नाम की जगह पर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे ये दोनों ही महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। एकदम सही। अब देश के अंदर के सफर से निकलकर इसके किनारों यानी इसकी सीमाओं की ओर चलते हैं। भारत की जमीनी सीमा कितनी लंबी है और कितने देशों से जुड़ी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और हम 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करते हैं। 7 देश? इनको याद रखने की कोई ट्रिक? जरूर। बी से बांग्लादेश हमारी सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर इसी के साथ है। इस सीमा को रैडक्लिफ रेखा कहते हैं। और त्रिपुरा के साथ जो सीमा है उसे शून्य रेखा यानी जीरो लाइन भी कहते हैं। जी। फिर सी से चीन, दूसरी सबसे लंबी सीमा 3488 किलोमीटर, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। पी से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स, इसका नाम भी रैडक्लिफ रेखा है। हाँ, क्योंकि दोनों ही सीमाएं 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ ने खींची थीं। ठीक है, BCPN हो गया। अब MBA। हाँ, एन से नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर एम से म्यांमार 1643 किलोमीटर, बी से भूटान 699 किलोमीटर और ए से अफगानिस्तान, सबसे छोटी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर, जो अब लद्दाख के पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से से लगती है। इसे डूरंड रेखा कहते हैं। कुछ राज्यों की स्थिति तो रणनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील होगी क्योंकि वो एक से ज्यादा देशों से जुड़े हैं। बिल्कुल। ऐसे 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। 3 देशों से? कौन कौन से? लद्दाख जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से जुड़ा है। फिर पश्चिम बंगाल जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को छूता है। सिक्किम भी तो है। हाँ, सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान के बीच। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार। इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। ठीक है, ये तो हुई जमीन की बात। अब समुद्र की ओर चलते हैं। भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है? यहाँ कुछ नए आंकड़े भी आए हैं। जी, 2023-24 के नए अनुमानों के अनुसार भारत की कुल तटीय सीमा, जिसमें द्वीपों को भी शामिल किया गया है, वो लगभग 11,098.81 किलोमीटर है। 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा? हाँ, और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि हमारा पश्चिमी तट, जो अरब सागर के साथ है, पूर्वी तट से ज्यादा लंबा है। और अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रम में लगाएं, तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग गुजरात का नाम लेंगे। और वो गलत नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं। अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को देखें तो नंबर 1 पर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुतों के लिए चौंकाने वाला होगा। अंडमान निकोबार की तटरेखा गुजरात से भी लंबी, ऐसा क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। हर द्वीप की अपनी तटरेखा होती है जो बहुत कटी फटी और घुमावदार होती है। अच्छा, तो उन सबको जोड़ने पर? जी, जब आप उन सबको जोड़ते हैं तो कुल लंबाई 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। वहीं गुजरात की तटरेखा एक सीधी सपाट जमीन पर है। तो कुल मिलाकर अंडमान निकोबार नंबर 1 पर है। हाँ, और राज्यों में गुजरात सबसे आगे है, लगभग 2340 किलोमीटर के साथ।
और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। अविश्वसनीय है। ये सच में एक डीप डाइव वाला फैक्ट है। चलिए अंत में कुछ और चरम बिंदुओं की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे निचला स्थान। भारत का उच्चतम बिंदु है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये काराकोरम रेंज में स्थित है। और सबसे निचला बिंदु? वो है केरल का कुट्टनाड क्षेत्र। ये जगह समुद्र तल से भी लगभग 2 मीटर नीचे है। समुद्र तल से नीचे? जी, ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है। सोचिए, एक ही देश में एक तरफ दुनिया की छत है तो दूसरी तरफ समुद्र के लेवल से भी नीचे बसा एक इलाका। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने ग्लोब से शुरू करके भारत के सबसे निचले खेत तक का सफर तय किया। ये आंकड़े हमें सिर्फ नंबर नहीं बताते, बल्कि एक कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, ये भारत की विशालता, इसकी विविधता और इसकी रणनीतिक अहमियत की कहानी है। इसका अक्षांशीय फैलाव इसकी जलवायु तय करता है, देशांतरीय फैलाव इसका समय और इसकी सीमाएं इसकी विदेश नीति को आकार देती हैं। हर नंबर के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो आगे सोच सकते हैं। घंटे का वास्तविक समय अंतर है, फिर भी हम सब एक ही टाइम जोन का पालन करते हैं। सालों से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग टी टाइम जोन या बागान टाइम की मांग होती रही है ताकि दिन की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल हो सके। तो सोचने वाला सवाल यह है कि विचार करने वाला प्रश्न यह है कि अगर भारत में एक दूसरा टाइम जोन लागू कर दिया जाए तो इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या इससे देश और जुड़ेगा या इसमें नई मुश्किलें पैदा होंगी?